जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को कवर कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे भाग 4। ठीक है। भाग 1 में हम लोगों ने भारतीय राज्यों के संघ और उसके राज्य क्षेत्र को देखा था। भाग 2 में हम लोगों ने नागरिकता को देखा था। भाग 3 में हम लोगों ने मूल अधिकार को देखा था, फंडामेंटल राइट्स को देखा था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग 4। भाग 4 का नाम क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में रखा गया है। ठीक है, 36 से 51 के मध्य में रखा गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग संख्या 4। भाग संख्या 4 का नाम क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसको हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? डीपीएसपी भी कहते हैं। ठीक है, डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अनुच्छेद इसको कहाँ रखा गया है? तो इसको अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। ठीक है, 36 से 51 के बीच में रखा गया है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाग 4 जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसको बेसिकली आयरलैंड के संविधान आयरलैंड देश से लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है, और आयरलैंड कहाँ से लिया था? तो आयरलैंड स्पेन से लेकर आया था। ठीक है, इसको पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ से लेकर आया गया था? इसको सबसे पहले आयरलैंड इसको कहाँ से लाया गया था? आयरलैंड से लाया गया था। दूसरा क्या है इसमें? एक केटी शाह। ठीक है, केटी शाह ने इसको एक चेक के समान बताया है। देखिए, जब ये आयरलैंड से जब लाया गया था तो ये एक बहुत ही आवश्यक था हम लोगों के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा और इतना संसाधन नहीं था कि इसको लागू कर ले। इसलिए इसको राज्यों को दे दिया गया कि राज्य अगर जरूरी जहाँ समझे वहाँ लगा सकती है, और जहाँ जरूरी नहीं समझती है वहाँ पे नहीं भी लगा सकती है। इसलिए इसको केटी शाह ने एक चेक के समान बताया गया है। एक खाली चेक है जिसको बैंक अपने हिसाब से भर सकती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, इससे ये बेसिकली राज्यों के लिए है। मतलब राज्य इसको लागू भी कर सकता है और इसको नहीं भी लागू कर सकता है। ठीक है, तो इसको चेक के समान बताया गया है। ठीक है, फिर इसको क्या है? भीमराव अंबेडकर ने लोक कल्याण। इसको तीसरा क्या है? अंबेडकर साहब ने इसको लोक कल्याण एवं सामाजिक एवं आर्थिक सामाजिक ठीक है, लोक कल्याण एवं आर्थिक सामाजिक न्याय बताया गया है। ठीक है, जैसे ये राज्यों के जैसे भारत है, राज्य के नागरिकों को एक कल्याण, उसका एक भलाई करने के लिए है। जिसे अगर राज्य चाहेगी तो उसको और अन्य तरह से मूल अधिकार के बाद ये और कुछ सुविधा राज्य के नागरिकों को दे सकती है। यदि वो नहीं चाहेगी तो नहीं देगी, और यदि चाहेगी तो आराम से दे सकती है। लेकिन इस पर कोई दबाव नहीं है कि आपको करना ही है। आप इसके लिए कोई अदालत या कोई कानून का सहारा नहीं ले सकते हैं कि ये नहीं, राज्य अगर चाहेगी तो आपको ये सुविधा दे सकती है, और राज्य अगर नहीं चाहेगी तो आपको ये सुविधा नहीं भी दे सकती है। ठीक है, आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो आइए 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। तो आइए हम लोग अनुच्छेद 36 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 36। देखिए, अनुच्छेद 36 में बोला गया है राज्य की परिभाषा। देखिए, राज्य की परिभाषा से बेसिकली अर्थ क्या है? राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य देखिए उसे कहते हैं जो अपना नियम कानून बनाता हो, जो अपने हिसाब से सारे कार्य को करता हो, और एक अच्छा
अच्छा नागरिकों को एक अच्छा काम देता है, ठीक है, एक अच्छी तरह से उसको सुविधा देता है नागरिकों को, उसे एक तरह से राज्य की संज्ञा देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा रेलवे हुआ, देखिए रेलवे में क्या, रेलवे एक तरह से एक राज्य की तरह है। रेलवे अपना वैकेंसी निकालता है, एग्जाम लेता है, नागरिकों को एक सुविधा अच्छी देती है, वो एक राज्य की तरफ से है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक राज्य की तरफ से है। इसको एग्जाम्पल में से हम कह सकते हैं रेलवे हुआ, रेलवे हो गया। फिर हम एक ये भी कर सकते हैं एयरपोर्ट, वो भी हो जाएगा एक तरह से। रेलवे के बाद यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यही हमारे राज्य की परिभाषा, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा का मतलब रेलवे हुआ, यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, ये लोग अपने संस्था एक तरह से इन लोगों की यही अपने हिसाब से वैकेंसी निकालते हैं, नागरिकों को एक अच्छी सुविधा देते हैं, ठीक है। तो यही राज्य में ये सब लोग आ जाएंगे। तो यही राज्य की परिभाषा इसमें दी गई, ठीक है। 36 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यही इसमें अब देखते हैं अनुच्छेद 37। इसमें बोला गया है कि यह न्यायालय अनुच्छेद 37 क्या कहता है, अनुच्छेद 37 ये कहता है कि इसको देखिए न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा, ठीक है। जैसे अर्थात एक तरह से इसको देखिए क्या है, राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है, इसके लिए आप अदालत जो न्यायालय होती है वो इसके लिए बाध्य नहीं करेगी, ठीक है। ये राज्य को दिया गया है, राज्य अगर उचित समझे तो कर सकती है, अगर उचित नहीं समझती है तो ये नहीं भी कर सकती है, ठीक है। इसको न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जाएगा, ये बेसिकली इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व को न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये है अनुच्छेद 37। ये ना कि अगर राज्य कोई नहीं कर सकती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट पहुंच गए कि भैया नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं आप नहीं कर सकते। वो जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है अनुच्छेद 37 में कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, अनुच्छेद 38 क्या कहता है, इसमें क्या कहता है, लोक कल्याण ठीक है। इसको क्या बोला गया है, लोक कल्याण की अभिवृत्ति। देखिए इसमें क्या है, लोक कल्याण की अभिवृत्ति अर्थात सामाजिक, क्या बोला गया है, लोक कल्याण की अभिवृत्ति। इसको जनता की भलाई के लिए कुछ कार्य इसमें दिया गया है। जैसे इसमें क्या बोला है, आर्थिक सामाजिक राजनैतिक ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि आर्थिक सामाजिक राजनैतिक न्याय इसमें देना है आपको सभी लोगों को, ठीक है। लोक कल्याण की अभिव्यक्ति, लोक कल्याण में तो हमारे राज्य का जो लोग हैं उनको एक समान नजर से देखना है। जैसे उसको आर्थिक रूप से कोई तंग न करे, सामाजिक रूप से कोई इसमें
भेदभाव न करे और राजनीतिक रूप से सब में समान न्याय हो। ठीक है, आप कहीं भी चलिए, कानून का सहारा लीजिए तो कानून आपके राजनीतिक रूप से आप समान न्याय करें सबके लिए, कोई ऊंच जाति का है चाहे नीच जाति का है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आप लोक कल्याण के अभिव्यक्ति यानी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये है अनुच्छेद 38। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 38 के बाद अनुच्छेद 39 क्या करता है। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि देखिए अनुच्छेद 39 ये कहता है कि स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए ठीक है, इसमें क्या बोला गया, स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए आप एक समान वेतन देंगे, तनख्वाह देंगे, सैलरी देंगे। ठीक है, आप स्त्री या पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, या तो स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान देना पड़ेगा, आपको सैलरी देना पड़ेगा, वेतन बढ़ता रहेगा। क्या बोला अनुच्छेद 39। अब देखते हैं अनुच्छेद 39 को क्या, अनुच्छेद 39 कब होगा। अनुच्छेद 39 को बोला गया है कि अनुच्छेद 39 को अनुच्छेद 39 को बोला गया है अनुच्छेद 39 को बोला गया है कि समान न्याय एवं समान न्याय एवं निःशुल्क इसमें क्या बोला गया, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता अर्थात कानूनी सहायता। ठीक है, अनुच्छेद 39 का देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद 39 का ये कहता है कि आपको समान न्याय मिलेगा। ठीक है, आप गरीब हो, अमीर हो, छोटी जाति से हो, नीची जाति से हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप किसी भी हो राज्य के अगर नागरिक हैं तो आपको अनुच्छेद 39 क के माध्यम से समान न्याय मिलेगा एवं निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता, आप कहीं भी थाने में जाइए, कोई भी FIR लिखवाइए, वहाँ पे आपको पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा, निःशुल्क पैसा, निःशुल्क विधि सहायता, विधि मतलब कानून, कानूनी सहायता आपको निःशुल्क मिल जाएगी और आपके साथ समान न्याय किया जाएगा। ठीक है, कौन कहता है, अनुच्छेद 39 क मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के 39 क में क्या बोला गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है, अनुच्छेद 39 का क। और कानूनी सहायता मतलब कानून के हिसाब से आपको कोई भी थाने में जाएंगे आप FIR लिखवाने या कंप्लेन करने के लिए तो आपका पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, आपका पैसा नहीं लगेगा। ये है हमारा अनुच्छेद 39 का। अब देखते हैं अनुच्छेद 40 क्या कहता है। अनुच्छेद 40 में क्या कहता है, अनुच्छेद 40 देखिए, अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए अनुच्छेद 40 में क्या बोला गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना है। ठीक है, जैसे क्या है, राज्य जो है, देखिए हम लोगों के गांव में एक चुनाव होता है प्रधान जी का, BDC वगैरह ये सब चुनाव होता है ना, तो वही इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ये राज्य के द्वारा ही किया जाता है, अगर राज्य नहीं भी चाहेगी तो ये नहीं भी कर सकती है।
तो ये राज्य ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है? अनुच्छेद 40 में क्या बोला गया है? ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि जो हम लोग में प्रधान होते हैं, ये लोग जो चुनाव होता है तो वो उसी को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 के तहत ही इसको किया जाता है, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ये अनुच्छेद 40। अब देखते हैं अनुच्छेद 41 क्या कहता है। अनुच्छेद 41 कहता है कि अनुच्छेद 41 कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, एग्जाम्पल जैसे बुढ़ापा हुआ, विधवा पेंशन, देखिए अनुच्छेद 41 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 41 ये कहता है कि जो राज्य के नागरिक हैं उनको कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी। ठीक है, यानी कुछ दशाओं में, हमेशा नहीं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए तो आपका वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, मतलब बुढ़ापे के टाइम में जो भी सरकारी सहायता मिलती है वो किसके तहत मिलती है? अनुच्छेद 41 के तहत क्या बोला गया है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। यदि आप बुढ़ापे में, वृद्धा पेंशन मिलता है 60+ के बाद जो वृद्धा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, तो ये क्या हुआ? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, या जो कुछ भी मिलता है बुढ़ापे में 60+ के बाद, वो किसके तहत मिलता है? अनुच्छेद 41 के तहत ही मिलता है सरकारी सहायता। तो ये हमारा 36 से लेके 41। आइए एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। क्या है देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 को क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ठीक है, इसको फुल फॉर्म में, इसको शॉर्ट फॉर्म में DPSP भी कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको हम लोग अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। इसको 36 से 51 के बीच में रखा गया है। बेसिकली इसको किस देश के संविधान से लाया गया था? आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। ठीक है, इसको आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। और आयरलैंड कहाँ से लाया था? आयरलैंड स्पेन से लाया था। ठीक है, आयरलैंड कहाँ से लाया था? आयरलैंड स्पेन से लाया था।